हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करने वाले हैं, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे या हार्ड पैराग्राफ्स होंगे तो उसके मीनिंग को हम समझते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर के व्यापार करने के लिए आई हुई कंपनी सत्ता स्थापित कर लेती है, ठीक है, और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लेती है, ठीक है। दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत के नवाबों से पहली लड़ाई जो लड़ती है वो 1757 में पलासी का युद्ध था। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो होती है वो होती है बक्सर की लड़ाई, जो कि 1764 में होती है, ठीक है। उसके बाद एक संधि होता है इलाहाबाद की संधि, और उस इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये टॉपिक है दोस्तों, कंपनी दीवान बन गई, ठीक है। यहाँ लिखा है 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती भी रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस चित्र की बात की जा रही है वो ये चित्र है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चित्र है वो, और ये चित्र आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये एक बहुत ही ज्यादा भव्य समारोह के रूप में घटित हुआ है, लेकिन इसकी संभावना हमें बहुत कम लगती है। हमें लगता है कि ये बहुत ही कम, यानी मुट्ठी भर लोगों के बीच इस तरह की घोषणा हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं, समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई, ठीक है। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की आमदनी, ठीक है। कंपनी की आमदनी नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, इसमें लिखा है कंपनी दीवान तो बन गई थी। दीवान बनने का मतलब ये है कि वो जो राजस्व से संबंधित है उस इलाके का, वो राजस्व से संबंधित कानून ये बना सकते थे और वहाँ का जितना भी टैक्स आता था उसको ये कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये दीवानी अधिकार वही होता था। तो कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। मतलब अब 2 गुने चीजें ये खरीदने लगे थे, ठीक है।
1765 में 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। ठीक है, अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। ठीक है, पहले ये लोग बंगाल से चीजें खरीद कर व्यापार करने के लिए इनको व्यापार करने के लिए जो चीजें खरीदनी पड़ती थी बंगाल से, तो इसके लिए ब्रिटेन से सोने चांदी लेकर के आते थे। ठीक है, लेकिन जब इन लोगों को यानी कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया तो अब इन्हें सोना चांदी वहां से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, यहीं से इतना धन इकट्ठा हो जाता था कि ये लोग बंगाल से चीजें खरीद सकते थे। ठीक है, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। ठीक है, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी सो गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक है, देखिए खेती में सुधार की जरूरत, तो 1770 में अकाल पड़ा था। ठीक है, और यहाँ लगभग 1 करोड़ आबादी जो है वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ठीक है, अब इनको लगने लगा था कि खेती में सुधार लाने से कुछ और बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, यह काम किस तरह से किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। दशक मतलब 10 सालों का समूह हम कह सकते हैं, डिकेड इंग्लिश में कहते हैं। मतलब जैसे 1980 का दशक बोलने का मतलब है 80 से लेके मतलब 81 से लेके 90 तक। ठीक है, इसको 1980 का दशक ये कहा जाता है। तो देखिए इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, मतलब 20 वर्ष तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने लागू किया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अभी अस्थाई बंदोबस्त क्या था जो 1793 में लाया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो राजा और तालुकदार थे, ठीक है, उनको जमींदारों की मान्यता दी गई, उनको दोनों को जमींदार बना दिया गया। अब ठीक है, जमींदार का काम क्या होता है? टैक्स कलेक्ट करके राजा को देना होता है, तो अब ये कंपनी को देते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। किसे? तो जमींदार को। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई, फिक्स कर दिया गया कि इतना आपको चुकाना ही है जमींदार को। और इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था और अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदार को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक है, और इसी कारण से कंपनी ने एक ही बार बहुत ज्यादा फिक्स कर दिया अमाउंट कि इतना आपको राजस्व चुकाना है। और इससे क्या हुआ कि जो किसान थे वे चुका ही नहीं पाए। ठीक है, ये समस्या आई। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या समस्या आती है। समस्या, ये जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में, तो उससे समस्या क्या आई वो देखना है। मगर अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे और असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उनको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम भी कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे।
बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व को तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्होंने जमीन में सुधार की परवाह नहीं की थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। यहाँ पे एक वर्ड का आप मीनिंग देख लीजिए, महल। महल का मतलब उस समय में क्या होता था, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव या फिर गांवों का एक समूह होता था। ठीक है, मतलब एक यूनिट एरिया में बांट दिया गया था कि ये एक महल हुआ, ये दूसरा महल हुआ, ये तीसरा महल हुआ। ठीक है, और ये महल किसको बोलते थे, तो ये एक गांव भी हो सकता है या फिर गांव का एक समूह भी हो सकता है, जिसको अलग अलग, जैसे हम प्रखंड में बांटते हैं ना, उसी तरह से वहां महल में बांटा गया था। ठीक है, और उस महल से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो फिर टैक्स कलेक्ट जहां जहां से किया जाता था तो उससे पता चलता था कि इस महल में इतना टैक्स लेना है, इसमें इतना टैक्स लेना है, इसमें इतना। तो इस तरह से महल जो है वो राजस्व दस्तावेजों में एक राजस्व इकाई के तौर पर है। ये एक गांव भी होता था या फिर कई गांवों का एक समूह भी हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है एक नई व्यवस्था। ठीक है, एक नई व्यवस्था फिर कब आती है, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत हो, तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। और भी पैसा चाहिए था इसको। तब क्या हुआ कि अब इसमें बदलाव लाना जरूरी हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी उसके उत्तर पश्चिम प्रांत, अब उसके उत्तर पश्चिम प्रांत में क्या आता है, इस इलाके में ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उस हिस्से में ये लोग क्या करते हैं, उस हिस्से के लिए होल्ट मैकेंजी नाम के अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। ठीक है, सर्वेक्षण किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या फिर हर ग्राम समूह या महाल जिसको बोलते हैं, हर ग्राम समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांवों के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुनरो व्यवस्था। ठीक है, इसको किसने लगाया था, तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में महालवारी व्यवस्था उत्तर भारत के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी क्रम में मुनरो व्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। अब दक्षिण भारत में क्या व्यवस्था अपनाई गई वो देखिए। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार यानी रैयतवारी के नाम से जाना गया। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। ठीक है, लेकिन टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित कर दिया
और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो दक्षिण में परंपरागत उस तरह के जमींदार नहीं थे, तो फिर इनको लगता था कि सीधे सीधे किसानों से ही टैक्स वसूल करना चाहिए जो परंपरागत रूप से पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं। ठीक है। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, मुनरो को ऐसा भी लगता था। नेक्स्ट देखिए, सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, यूरोप के लिए फसलें। ठीक है। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। ठीक है। अब ये विचार भी उनके मन में आया और 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में उसकी उपजाऊ क्षमता के अनुसार अंग्रेजों ने फसलों की खेती करवाया। ठीक है। और यह क्या हुआ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यह कैसे किया गया। अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अच्छी तरह समझें। ठीक है। एक इसी तरह के फसल को हम अच्छी तरह समझते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने जो जरूरत की चीजें थी, जरूरत की फसल थी, उसको भारत के कई इलाकों पर, कई क्षेत्रों पर जबरदस्ती थोप कर उन्हें उत्पादन किया। ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या रंग का भी कोई इतिहास है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर दी गई है। बाईं तरफ यानी कि चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये जो है ये चित्र 5 है, यहाँ पिक्चर नंबर 5 है। ठीक है। इसमें कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। ये जो हैं ये फूल वाले छापे हैं। ठीक है। किसके द्वारा बनाए गए? विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, इंग्लैंड में। दोनों छापों में एक बात समान है, एक बात समान है, वो क्या है? दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया गया? ठीक है, दोनों में नील का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और ये नील किस तरह से पैदा किया जाता था और किस तरह से पैदा किया गया उसको हम देखेंगे। इसके इतिहास को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मोरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। इस बात की भी पूरी संभावना है। ठीक है। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय नील की मांग क्यों थी? ये भी देखेंगे। क्या और कहीं नील नहीं उपजाया जाता था? तो भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ठीक है। और भारत जो है उष्णकटिबंधीय इलाके में आता है।
13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के बनाने के लिए वोड नाम के एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादक ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली और जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। ठीक है, अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। ठीक है, वेस्टइंडीज और अमेरिका से जो नील मिलता था वो तो और बंद हो गया। अब क्या होगा? तो 1783 और 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी स्रोत की तलाश कर रहे थे और इस समय सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नील उत्पादक देश बचा था। वो कौन था? तो वो भारत था। ठीक है, जहां से बढ़िया किस्म का नील मिल सकता था। अब यह नील कहाँ से मिल सकता था? ठीक है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ठीक है, अब ये भी उस तरह के रास्ते ढूंढने लगी। यहाँ देखिए, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। ठीक है, 1788 में जो 30% हिस्सा था भारत का कुल आयात का, वो ब्रिटेन के नील आयात का कुल 1810 में 95% हिस्सा भारतीय नील का था। ठीक है, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। ठीक है, और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और दूसरा रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे। ठीक है, या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, ये रैयती खेती कहलाता है। अब नेक्स्ट है निज खेती की समस्याएं क्या क्या थी। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी।
नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी और ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, जहां यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी और इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे और बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती करने के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती और हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी और बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब रैयतों की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी वो देखिए। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी सट्टा करते थे और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिलता था और कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे और जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान को सौंप दी जाती थी, ठीक है, मतलब जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी, रैयत को एक नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर और इसमें आपको दिखाया गया है 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए। ठीक है। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। ठीक है। और यहाँ पे चित्र 9 में आपको दिखाया गया है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर। नील का उत्पादन कैसे होता था यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको वही बता रहा है। यहाँ पे ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसका भी बहुत महत्व है। ठीक है। इसका क्या महत्व है देखिए, आपको इस फोटो से, इस तस्वीर से ये पता चलेगा। यहाँ चित्र 10 में आपको दिखाया गया है नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना और ये विलियम सिम्पसन का चित्र है 1863 का। ठीक है। ये एक नील का कारखाना है और इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट से। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का एक अलग काम होता था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था और जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे और अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। ठीक है। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था और दूसरे हौद यानी बिटर वॉट यानी दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था और द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद जो थी, नील की लुगदी को दूसरे कुंड यानी निराथन कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ठीक है।
यहाँ आप देख सकते हैं, हमको पता चल गया कि किस तरह से नील बनाया जाता था। यहाँ पे आप फिर से फोटो देख लीजिए, फर्स्ट कुंड, सेकंड कुंड इससे नीचे होता था, फिर यही चीज को थर्ड कुंड में डाला जाता था, फोर्थ कुंड में चूना डाल दिया जाता था, उसमें नील अलग बन के पपड़ी बन के नीचे चला जाता था, फिर साफ पानी को अलग कर दिया जाता था, और वो जो पपड़ी बनता था वही उसको सुखा करके नील बना करके बेच दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कई चित्र। चित्र नंबर 12 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है, और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। ठीक है, इन मजदूरों की इस तरह से स्थिति परिस्थिति थी। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, चित्र नंबर 13 में बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं, और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन लेके जा रहा है, ये मुहर लगा रहा है। ठीक है, और लेके कौन जा रहा है, ये लेके जा रहा है, ये भी मुहर लगा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था कि ये चक्र जो है वो दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, कौन सा चक्र, नील उत्पादन का। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है, और उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी, और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, पूरा बंजर ही बना देता था एक तरह से। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉपिक है नील विद्रोह और उसके बाद क्या होता है। यहाँ लिखा है दोस्तों, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। जो लोग अब इसके लिए काम करते थे उनको समाज से ही निकाल दिया गया कि जाओ, अब समाज में ही रहने नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंट की पिटाई कर दी गई, और रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी, और 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। और जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया, और रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है, और बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
और इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है और ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती पर अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा और इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलाने पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया और इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की और आयोग ने नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। ठीक है, आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण भी होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ और फिर कृत्रिम रंगों जब कृत्रिम रंग का प्रयोग आर्टिफिशियल कलर का जब डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल कलर विकसित जब हो जाएगा, तो फिर इन नील की खेती करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। ठीक है, इसको खरीदेगा ही कौन इतने महंगे दाम में, जब वो इतना सस्ता दाम में आर्टिफिशियल कलर मिल जाएगा तो। ठीक है, जो केमिकल से बना है। तो 19वीं सदी में आर्टिफिशियल कलर भी मिलने लगे थे। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में। तो फिर इनका व्यापार भी ठप होने लगा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने को न्योता दिया। ठीक है, महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। अब महात्मा गांधी वहां पे गए चंपारण में और चंपारण में देखा कि स्थिति बड़ी खराब है किसानों की, तो उन्होंने वहां पे एक आंदोलन किया। उस आंदोलन को हम लोग चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे अन्यत्र में देखेंगे वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। यहाँ लिखा 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया। ठीक है, और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा और यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। यह तस्वीर यानी इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादनों के सारे चरणों को दिखाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को शेल्टर वोट में डाल रहे हैं और एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। दाएं से दूसरा दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहाँ वेस्ट इंडीज में भी नील उत्पादन कुछ उसी तरह से था जैसे भारत में था। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ लिया और हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी का शासन किस तरह से स्थापित हुआ। कंपनी ने अलग अलग तरह की व्यवस्था अलग अलग समय में लाई जिससे वो अपने राजस्व को नियंत्रित कर सके। ठीक है, इस संदर्भ में हम महालवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था इनको देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमने रंग के इतिहास को जाना, नील के इतिहास को जाना। ठीक है, और किस तरह से नील की खेती कराई जाती थी और महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया चंपारण आंदोलन वो बिहार में, ठीक है, उसके बारे में भी जाना। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास
क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के पूरे वीडियो देख सकते हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के पूरे वीडियो देख सकते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम क्लास 8 के सारे चैप्टर्स को भी हम बनाएं हिस्ट्री के, और साथ में हमारा ये विश्वास है और हम आपके सामने हिस्ट्री से लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी सब्जेक्ट के इसी तरह के वीडियो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट में अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आप देर ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।